गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। आज हम पढ़ते हैं उनके आगे के शासकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने राव जैतसी तक पढ़ लिया था। राव जैतसी के अगले शासक आते हैं कल्याणमल। ये जो कल्याणमल है ये राव जैतसी के ही पुत्र हैं। हमने दो पुत्र पढ़े थे, कल्याणमल और भीम। इनका टाइम पीरियड आता है 1544 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक। 1544 से 1574 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड आता है। जब हमने 1541 में पहोबा का युद्ध पढ़ा था राव जैतसी के टाइम पीरियड में, तब हमने पढ़ा था कि इनके दो पुत्र कल्याणमल और भीम जो है वो चले जाते हैं शेरशाह सूरी की शरण में। तो इन्होंने क्या किया, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। तो सबसे पहली बात आ गई कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। और इन्होंने शेरशाह सूरी की मदद से ही बीकानेर पर अधिकार प्राप्त किया। तो इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और उनकी मदद से ही बीकानेर पर अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद में 1570 में लगता है नागौर दरबार। किसके द्वारा लगवाया जाता है? अकबर के द्वारा। उसमें कल्याणमल जो है वो अपने दो पुत्रों, एक का नाम आता है राय सिंह और दूसरे का नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़। इन दोनों पुत्रों के साथ जाते हैं अकबर के नागौर दरबार में और यहाँ पर ये इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। तो कल्याणमल के बारे में हमने पढ़ा। इनका टाइम पीरियड 1544 से 1574 ईस्वी तक इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और बीकानेर पर इन्होंने अधिकार प्राप्त किया। किसकी मदद से? शेरशाह सूरी की मदद से। और 1570 में नागौर दरबार लगा, अकबर के द्वारा लगाया गया और इसमें कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में उपस्थित हुए थे और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये था कल्याणमल के बारे में। उसके बाद में शासक बनेंगे राय सिंह, लेकिन उससे पहले हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात। कहीं जगह पर इनका नाम आता है वेली किशन रुक्मणी विख्यात और कहीं पर आता है वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात। तो इनका ग्रंथ आता है वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात। ये ग्रंथ लिखा गया है डिंगल भाषा में और ये लिखा गया है गागरोन के किले में बैठकर। तो वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा और गागरोन के किले में बैठकर ये ग्रंथ लिखा गया है। तो इनके कई अन्य ग्रंथों के नाम भी आते हैं जिनका नाम आता है गंगा लहरी और दशम भागवतरा दूहा। तो इनके अन्य ग्रंथों के नाम आते हैं गंगा लहरी और दशम भागवतरा दूहा। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं इन्हें डॉक्टर टेसी टोरी ने कहा है डिंगल का
यूरोस। क्या कहा है? डिंगल का यूरोस किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर टेसीटोरी के द्वारा। किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। उसके बाद में बात आती है दुर्सा आढ़ा नामक व्यक्ति आते हैं एक। इन्होंने इस ग्रंथ को कहा है पांचवा वेद और 19वां पुराण। दुर्सा आढ़ा के द्वारा इस ग्रंथ को क्या कहा गया है? पांचवा वेद और 19वां पुराण। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? उसने कहा है 10 सहस्त्र घोड़ों का बल। तो इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? 10 सहस्त्र घोड़ों का बल। तो डॉक्टर टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? डिंगल का यूरोस। और दुर्सा आढ़ा को क्या कहा है? दुर्सा आढ़ा ने क्या कहा है? इस ग्रंथ को पांचवा वेद और 19वां पुराण। और कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को कहा है 10 सहस्त्र घोड़ों का बल। अब जो ये ग्रंथ है इसके अंदर दो पात्र हैं, मेन पात्र हैं, जिनका नाम आता है पाथल और एक का नाम आता है पीथल। तो इसमें पाथल किसको इंगित करता है? ये करता है महाराणा प्रताप को। और जो पीथल है वो किसको इंगित करता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस ग्रंथ के। क्या कौन कौन है? पाथल और पीथल। पाथल किसके लिए है? महाराणा प्रताप के लिए। और पीथल किसके लिए है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। अब हम पढ़ते हैं राय सिंह के बारे में। बीकानेर के राय सिंह बहुत फेमस शासक हुए हैं बीकानेर के। तो राय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड आता है 1574 से 1612 ईस्वी तक। 1574 से 1612 ईस्वी तक जो राय सिंह है इन्होंने महाराजाधिराज और महाराजा उपाधि धारण की। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने महाराजाधिराज और महाराजा की उपाधि धारण की। जबकि हमने पहले जब शासकों के बारे में पढ़ा है, राठौड़ों के बारे में, जो शासक हुए हैं वो राव लगाते हैं। और इन्होंने महाराजाधिराज और महाराजा की उपाधि धारण की। तो बीकानेर के पहले ऐसे शासक जो महाराजाधिराज और महाराजा की उपाधि से शासक बने या गद्दी पर बैठे, तो वो कौन है? राय सिंह। तो हमें पता होना चाहिए इनकी उपाधियों के बारे में। इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी उपाधियां हैं? महाराजाधिराज और महाराजा। उसके बाद में आता है राय सिंह के बारे में कि हमने पढ़ा था 1570 में ये नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे। तो ये 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे। जब ये यहाँ से इनको ना अकबर ही ले गया था, कहाँ? आगरा। अकबर इसे अपने साथ कहाँ ले गया था? आगरा ले गया था। ये जो थे अकबर के दूसरे सेकंड नंबर के विश्वास पात्र थे और इनको अकबर देता था 4000 मनसबदारी प्रदान करता था। और फिर अगर ये सेकंड नंबर के हैं तो फर्स्ट नंबर के कौन आते हैं? तो उनका नाम आता है मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम। तो अगर फर्स्ट नंबर के हैं तो इन्हें मनसबदारी भी ज्यादा प्राप्त होती होगी। तो इन्हें 7000 की मनसबदारी प्राप्त होती थी। तो ये सेकंड नंबर के अकबर के विश्वास पात्र कह सकते हैं हम। इन्हें दरबारी थे एक तरीके से ये इनके। अब बात आती है 1589 से 1594 के बीच में इन्होंने निर्माण करवाया जूनागढ़ दुर्ग का।
इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। इसे कहा जाता है जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है? इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। करमचंद की देखरेख में निर्माण करवाया था। यहाँ पर निर्माण शैली है हिंदू मुस्लिम शैली। और यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम आता है राय सिंह प्रशस्ति, और इसके लेखक आते हैं जयिता जैन मुनि। और इसका जो प्रवेश द्वार है जिसका नाम आता है, एक प्रवेश द्वार का नाम आता है सूरजपोल, और यहाँ पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं। कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? राय सिंह ने। कब करवाया? 1589 से 1594 के बीच में करवाया था। इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। करमचंद की देखरेख में निर्माण करवाया। यहाँ राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है जिसके लेखक कौन है? जयिता जैन मुनि, और इनका निर्माण हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया गया था। अब राय सिंह के ग्रंथ आते हैं। पहला ग्रंथ आता है राय सिंह महोत्सव। दूसरा नाम आता है वैदिक वंशावली, और एक और आता है ज्योतिष रत्नमाला। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला। इनके एक दरबारी कवि आते हैं जिनका नाम आता है जयसोम, और इनके ग्रंथ का नाम आता है करमचंद वंशोत्कीर्णम। करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम इनके ग्रंथ का नाम आता है। इनके दरबारी कवि हैं जयसोम, उनके ग्रंथ का नाम आता है करमचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम। और इनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से हैं? राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला। उसके बाद में इन्हें मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मुगल दरबार का स्तंभ। इन्हें मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। और मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता के कारण इन्हें कहा है राजपुताने का कर्ण। किसे कहा है? राय सिंह को। मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है इन्हें, और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा है। आगे देखते हैं हम इनके बारे में कि इन्होंने मिर्जा बंधुओं से अकबर की रक्षा की थी, अकबर को बचाया था। और इस गुजरात अभियान के बाद में अकबर जो थे इनसे काफी प्रसन्न हो गए थे, इनसे काफी संतुष्ट हो गए थे कि ये इनके विश्वास पात्र हैं। इसलिए राय सिंह की पुत्री का विवाह करवा दिया अकबर ने अपने पुत्र सलीम के साथ में, शहजादे सलीम के साथ में इनका विवाह करवा दिया था। किसके साथ हुआ है? राय सिंह की पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र के साथ। तो राय सिंह की पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र के साथ हो गया। और 1574 में अकबर के द्वारा इन्हें भेजा गया था चंद्रसेन के विरुद्ध। इनके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था चंद्रसेन पर। और ये था बीकानेर के राठौड़ के राय सिंह के बारे में। और एक बात आती है कि 1612 में बुरहानपुर पड़ता है महाराष्ट्र में।
बुरहानपुर में इनकी होगी थी मृत्यु। उसके बाद में इनके बाद में शासक बनते हैं इनके पुत्र करण सिंह। तो ये था राय सिंह के बारे में। कल हम पढ़ेंगे बीकानेर के अन्य राठौड़ वंशों के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।